हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय सीटेड टीचिंग पॉइंट। आप सभी का स्वागत है। आइए तो आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की आने वाली 2-3 कक्षा में आप लोगों का ईवीएस बिल्कुल पूर्णतः रूप से कंप्लीट कराने का मैं प्रयास करूंगा। तो आज ये भी आप लोगों के सामने जो ये कक्षा तैयार है, ये आप लोगों के सीटेड के लिए बहुत ही वेटफुल है। तो आइए एक एक करके सभी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को स्क्रीनशॉट का वक्त जरूर दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जंगल के बारे में, अर्थात हमारा वन्य क्षेत्र के बारे में। तो इनमें जो इसका दिया हुआ है, जो भी पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में, उनको मैंने हूबहू नोट किया है और आइए एक एक करके समझने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। कहता है जंगल का अधिकार कानून 2007। याद रखिएगा कि जंगल का अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग कितने वर्ष 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, तो यह कानून उसे अधिकार देता है कि वो वहां जो चाहे उगा सकता है। याद रखिएगा कि आपको क्या कहता है कि जंगल का अधिकार कानून या जंगल का अधिकार अधिनियम या जंगल एक्ट 2007 के अनुसार ये कहता है कि जो भी व्यक्ति अगर 25 वर्ष से किसी एक स्थान पर एक जंगलों में निवास कर रहा है, तो उनका क्या है कि वो उस क्षेत्र में रहकर वहां पर जो चाहे वो उगा सकता है। ये आपके किस में दिया हुआ है? तो जंगल का अधिकार कानून 2007 की बात कर रहे हैं। अब आइए इसके बारे में अगला पॉइंट हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट जानते हैं। कहता है जंगल का संरक्षण वहां की ग्राम सभा करती है। याद रखिएगा कि जंगल का संरक्षण वहां का कौन करता है? जिस क्षेत्र में वहां के लोग रहते हैं उसका देखरेख, अर्थात उसका जो है लोग दुरुपयोग न करें, उसकी देखरेख कौन करता है? वहां के ग्राम सभा उसका देखरेख करते हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि कहता है कि खादानों की खुदाई से तथा बांधों के निर्माण से जंगल क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, जंगल का कटाव हो रहा है। आपको पता है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या क्या कर रही है? आज हमारे भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या वनों की कटाई का एक कारण बन रही है। किस तरीके से? आपको बता दूं, एक परिवार में रहने वाला व्यक्ति वो रहता था, लेकिन उसके परिवार के व्यक्ति बढ़ते गए। उसको एक तो सबसे पहली बात उसको घर के रहने की आवश्यकता चाहिए, और दूसरी चीज उसके बाद जब उनका परिवार बढ़ा तो उसके यहाँ क्या होता है कि उनके खर्च भी बढ़ते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि कृषि का उत्पाद अधिक करेगा। तो कृषि के उत्पाद के लिए उसे भूमि चाहिए। वो क्या करने लगा कि वो वनों को काटने लगा और कृषि योग्य भूमि बनाने लगा। तो याद रखिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या भी क्या है? जिस प्रकार हमारे खादानों की खुदाई करने से तथा बांधों के निर्माण करने से क्या हो रहा है कि हमारे जंगल कट रहे हैं, इसी प्रकार हमारे भारतीय जनसंख्या के अधिकतर वृद्धि होने के कारण भी क्या हो रहा है? वनों का कटाव किया जा रहा है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट को जानते हैं जो आपके सीटेट के लिए बहुत वेटफुल है। आपको बता दूं, दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा से आप लोग पहले से भी कुछ अवगत होंगे। तो कुछ इसके ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके के पॉइंट्स को मैंने नोट किया है। तो बता दूं, कहता है कि सन 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा दांडी यात्रा कब हुआ था? तो सन 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। अगर आपसे पूछ ले कि दांडी यात्रा क्यों की गई थी, तो याद रखिएगा कि दांडी यात्रा गांधी जी ने चलाई थी। और क्यों चलाई थी? तो आपको याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों द्वारा हमारे भारतीय आम लोगों को क्या किया गया था? उसे नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी अंग्रेजी सरकार ने। तो गांधी जी इसके खिलाफ होकर उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। कब? तो सन 1930 ईस्वी में। याद रखिएगा कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। आइए इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जानते हैं कि गांधी जी ने लोगों के साथ अहमदाबाद से दांडी समुद्र के किनारे तक यात्रा की थी। आप याद रखिएगा कि गांधी जी अपने सभी सहपाठियों के साथ उन्होंने कहां से कहां तक? अहमदाबाद से लेकर उन्होंने कहां तक? दांडी समुद्र तक उन्होंने क्या किया था? यात्रा किया था। इन यात्रा में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को
तोड़कर उन्होंने आम लोगों के द्वारा नमक बनाने पर उन्होंने जोर दिया था तथा अंग्रेजी सरकार के कानून को तोड़ा था। तो याद रखिएगा जो दांडी यात्रा किससे संबंध रखता है, तो नमक बनाओ आंदोलन से। याद रखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा जो आम लोगों पर नमक बनाने पर पाबंदी लगाई थी उनको तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। कब, तो 1930 ईस्वी में। उम्मीद कि आप लोगों को ये पॉइंट्स बड़े आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम अगला चलते हैं। आपको पिछली कक्षा में मैंने कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग तथा उन विटामिन को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, तो इस तरीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके हर वर्ष सीटेट में पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन है आपके सीटेट का, कहता है कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसे डॉक्टर जो है पालक, गुड़, आंवला खाने को कहता है, तो बताइए वो किस बीमारी से पीड़ित है। तो याद रखिएगा इस तरीके का प्रश्न आपको दे दिया जाता है, आपको पूछ देगा एनीमिया, दिस दैट, बहुत सारे प्रश्न। तो याद रखिएगा इस तरीके का प्रश्न आपसे सीटेट पूछता है। तो आपके लिए हम आज एक रोग है जो कि आपके जो इसको सब्जियों के द्वारा, हरे फलों के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। इसी तरीके से एक रोग है एनीमिया। याद रखिएगा एनीमिया रोग, इसके बारे में जानते हैं। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि एनीमिया रोग किस कमी से होता है, तो याद रखिएगा एनीमिया रोग आपका हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। दूसरा पॉइंट आप इसका याद रखिएगा कि यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है, अर्थात यह शारीरिक रूप से और मानसिक दोनों ही रूप से लोगों को प्रभावित करता है। जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो और जिसके अंदर एनीमिया नामक रोग पाया जाता हो, इस प्रकार की रोग जिस व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी, सबसे पहली बात कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब उसके अंदर एनीमिया रोग पाया जाएगा तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूप से प्रभावित होगा, अर्थात वो शारीरिक रूप से भी कमजोर होगा और मानसिक रूप से भी कमजोर होगा। याद रखिएगा अगला इसका पॉइंट है कि इसकी कमी से बाल का लगभग क्या, याद रखिएगा इसकी कमी से बालक के एनर्जी लेवल, अर्थात उसके अंदर जो शक्ति होती है बालकों में, है ना, इसकी कमी से बालक का एनर्जी लेवल कम हो जाता है तथा, याद रखिएगा, तथा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। याद रखिएगा कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, अगर बालक में हीमोग्लोबिन की कमी है तो जाहिर सी बात है उसमें एनीमिया रोग पाया जाता होगा। अगर बालक में हीमोग्लोबिन की कमी है और अगर बालक में आपको एनीमिया रोग है, तो याद रखिएगा उस बालक के अंदर शारीरिक रूप से एनर्जी का लेवल कम होगा और उसके बाद जब एनर्जी लेवल कम होगा तो उसके पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। ये आप बखूबी जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए उसको शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए। और आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। याद रखिएगा, तो अगर जिस बालक में आपको क्या हो जाए, अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उसको क्या होगा, एनर्जी लेवल घटेगा और पढ़ाई में मन कम लगेगा। आइए इसका अगला पॉइंट जानते हैं, इसकी पूर्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि अगर आपके शरीर किसी व्यक्ति को एनीमिया रोग है तो उनको किस प्रकार से कम किया जा सकता है, तो याद रखिएगा अगर पूछ ले कि किसी बालक में या किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी है, उसे किस प्रकार आप पूर्ति कर सकते हैं, ऑप्शन आपको दे देगा कि उसे हम दिस दैट क्या खिलाएंगे, उसे हम जौ रोटी दिस दैट खिलाएंगे, कोई अगला ऑप्शन रहेगा चावल गेहूं अनाज खिलाएंगे, या उससे आपको कह देगा कि उसे फल खिलाएंगे, या उसे उसके बाद आपसे कह देगा कि उसे हम क्या करेंगे कि गुड़, आंवला तथा पालक और हरी पत्तीदार सब्जियां खिलाएंगे। तो याद रखिएगा कि इसकी पूर्ति, हीमोग्लोबिन की पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं, तो हम उन्हें गुड़, आंवला तथा हरे पत्तेदार सब्जियां के सेवन से कर सकते हैं। उसकी आपूर्ति कैसे कीजिएगा, तो उस व्यक्ति को गुड़, आंवला तथा हरे पत्तेदार सब्जियां का सेवन कराकर आप उसका हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं तथा एनीमिया रोग से उसको बचाव कर सकते हैं। आई बात समझ में कि एनीमिया रोग से बचने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप जाहिर सी बात है कि एनीमिया रोग से बचाव किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए आप किस प्रकार भोजन करेंगे। तो बात याद रखिएगा कि अगर जिसको एनीमिया रोग है तो उसे हम गुड़, आंवला
तथा हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कराएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है आपके सामने कि आयु और जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा, मतलब कि उम्र सीमा तथा जेंडर में महिला एवं पुरुष है ना, इसके आधार पर जो होता है व्यक्ति में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाना चाहिए या बच्चे में जो आपको किस प्रकार हीमोग्लोबिन पाया जाना चाहिए, तो याद रखिएगा। तो कहता है कि नवजात शिशु का मतलब हुआ कि जो बच्चा अभी जन्म लिया है, तो नवजात शिशु में 17 से 22 डेसीलीटर आपको क्या होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। याद रखिएगा कि 17 से 22 डेसीलीटर आपको नवजात शिशु में क्या होनी चाहिए, इसकी मात्रा होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की, 17 से 22 डेसीलीटर। इसके बाद याद रखिएगा एक सप्ताह का शिशु, अर्थात बच्चे के जन्म के एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह जब शिशु का हो जाए तो उसके शरीर के अंदर कितना हीमोग्लोबिन हो, तो याद रखिएगा कि 15 से 20 डेसीलीटर एक बच्चे के शरीर में हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। उसके बाद कहता है कि एक महीने का शिशु, जिस बच्चे एक सप्ताह से अब एक महीने के हो गए, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा कि 11 से 15 डेसीलीटर उसके अंदर हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। अब बच्चे जो 9 उम्र है उसके अंदर कितना होना चाहिए, 11 से 13 डेसीलीटर। उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद आपके सीटेट से जो प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा ये वाला, इस पे आप VVI लगाइएगा कि आपका सीटेट जिससे प्रश्न पूछता है आपसे पूछ लेगा कि एक वयस्क पुरुष, मतलब स्वस्थ पुरुष है ना और तंदुरुस्त है, जिसका कि 18 साल से, याद रखिएगा कि एक वयस्क पुरुष जिसका की आयु 18 से अधिक है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा पाई जानी चाहिए। अगर इस तरीके से पूछ लेगा, आपसे कह देगा कि भाई एक वयस्क मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, ऑप्शन में आपको दे देगा 14 से 18, ऑप्शन में दे देगा आपको 15 से 16, आप उसके बाद दे देगा, ये याद रखिएगा पुरुष का है ना, उसके बाद आपसे कह देगा 13 से 12, उसके बाद कह देगा 11 से 10। तो याद रखिएगा कि एक वयस्क पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक का है, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाना चाहिए, तो याद रखिएगा कि 14 से 18 डेसीलीटर उसके शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। आपसे पूछ लेगा कि एक वयस्क महिला जो 18 साल से अधिक है, एक वयस्क स्त्री जो 18 साल से अधिक है, उसके शरीर में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाना चाहिए, तो याद रखिएगा कि 12 से 16 डेसीलीटर एक वयस्क महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाना चाहिए। अगर इतना नहीं पाया जाता तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी वो एनीमिया रोग का शिकार होगा। जब वो एनीमिया रोग का शिकार होगा तो आपको पता है कि एनीमिया रोग के शिकार से क्या होता है, वो क्या होगा, सबसे पहले शारीरिक रूप से क्या होगा, अस्वस्थ होगा, फिर उसके बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा। पहले शरीर जब कार्य कम करेगा तो मानसिक रूप भी उसका कार्य कम करेगा, जब मानसिक रूप कार्य कम करेगा, शरीर उसका अस्वस्थ रहेगा, तो उसके शरीर के अंदर की जो एनर्जी लेवल है, जो उसके शरीर की कैपेसिटी है वो घटेगी। याद रखिएगा जब उसका मानसिक रूप और शारीरिक रूप, एनर्जी लेवल तीनों जब घटेगा तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में रुचि नहीं लेगा, खा वो पढ़ाई हो या और दिगर कोई भी कार्य हो, वो किसी में भी रुचि नहीं लेगा। रुचि का मतलब कि अर्थात उसको किसी कार्य करने में चाहत नहीं होगी। अब इसके बाद अगला पॉइंट जानते हैं। आपने जैसा कि जाना कि इसकी आपूर्ति कैसे करेंगे, तो गुड़, आंवला तथा हरे पत्तीदार सब्जियों का सेवन कराकर, भोजन कराकर आप उसको एनीमिया रोग से राहत दिला सकते हैं। आइए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट से हैं। इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट से हैं जो हो सकता है इस बार के सीटेट में आपको हुबहू देखने को मिले। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले गोलकुंडा फोर्ट या गोलकुंडा किला के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये गोलकुंडा किला है कहां पर, ये है क्या चीज का, ये बना कैसे है। तो याद रखिए कि गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। कहां पर है, तो याद रखिएगा गोलकुंडा किला कहां पर है, तो हैदराबाद में है। कहता है कि इसकी दीवार
इसकी जो दीवार है, इसकी दीवार की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है, इसकी दीवार एक गोल शेप में है, अर्थात एक गोल आकृति में बनी हुई ये भव्य इमारत है। याद रखिएगा कि गोलकोंडा किला जो है इसकी दीवार कैसी है, तो इसकी दीवार एक गोल शेप की तरह है, एक गोल आकृति की तरह है। उसके बाद बता दूं कि गोलकोंडा के बाहरी दीवार पर, मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग याद रखिएगा कि गोलकोंडा किला के बाहरी दीवार पर 27 बुर्ज हैं। क्या है? 27 बुर्ज हैं। जो आपको बता दो, उसको समझने के लिए एक आसान सा तरीका, एक आपने देखा होगा इस पिलर टाइप का होता है, याद रखिएगा कि पिलर टाइप का, जिसे आप मीनार भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा उसके जो दरवाजे हैं ना, ये मिसाल आता है इसमें, बुर्ज का मतलब होता है दरवाजे के। इनके जो बाहरी दीवार है इस पर 87 बुर्ज पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब मैं बता दूं कि इसे कुतुब शाही सुल्तान ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप वीवीआई लगाइएगा, इस पर आप वीवीआई लगाइएगा। कहता है कि कुतुब शाही सुल्तान ने 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक यहाँ पर उन्होंने शासन किया था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि कुतुब शाही सुल्तान ने गोलकुंडा किले पर कब तक शासन किया था, अर्थात वहां पर उन्होंने कब तक रहकर अपना शासन व्यवस्था चलाया, तो याद रखिएगा कि कुतुब शाही सुल्तान ने 1518 ईस्वी से 1687 तक शासन किया था। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है, याद रखिएगा कि ये बना कब था, तो याद रखिएगा ये 1200, याद रखिएगा 1200 ईसा पूर्व मिट्टी का बना हुआ किला है। ये आपको याद रखना है, ये कोई पत्थर या ईंट से बनी हुई किला नहीं है, याद रखिएगा ये मिट्टी से बना हुआ एक किला है। और ये कब बना था, तो 1200 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व के बारे में आप लोगों को कुछ हिंट में देने का प्रयास करता हूं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि ईसा पूर्व, अगर पूछ ले कि गोलकुंडा 1200 ईसा पूर्व हुआ तो वर्तमान में उसे कितना वर्ष हुआ, तो याद रखिएगा जब भी आपसे ईसा पूर्व की बात करे तो आप डायरेक्ट वहां पर जाइएगा जहां से ईसा, अर्थात कहने का मतलब ईसा के जन्म से आपका जो अभी वर्तमान जो चल रहा है ईस्वी वो चलता है। अभी हम इसमें माइनस करें तो आपको कितना हुआ, 2022। याद रखिएगा 2022, तो याद रखिएगा ये 2022 जो आपका है, ये 2022 ईस्वी आपके ईसा के जन्म से है। याद रखिएगा कि 2022 आपके ईसा के जन्म से है। 2022 साल इधर हो गए और इसमें आप 1200 जोड़ दीजिएगा, कितना, 1200 इसमें जोड़ दीजिएगा 2022 में, तो आप निकाल सकते हैं कि ये कितना होगा, कितना हो गया, तो 12, अगर आप 2000 में जोड़े 12 10 32, 32 में आप 2 जोड़ दें 34, अर्थात आपका कितना हो गया, ये 3400 साल, 34, याद रखिएगा 30 4 34, हाँ 3400 वर्ष पहले की बात हो रही है। गोलकोंडा किला आपका कब बना था, याद रखिएगा कि 1200 ईसा पूर्व आपका गोलकोंडा किला बना था। और ये किस चीज का बना हुआ है, तो ये मिट्टी का बना हुआ है, याद रखिएगा। और इसकी, इस इमारत की आपको एक और विशेषता बता दूं, इनकी जो दीवारें हैं, इनकी दीवारों पर आपको एक बड़े बड़े बुर्ज तो पाए जाते हैं, लेकिन इनकी एक और विशेषता है, ये ऊंचे ऊंचे बुर्ज क्यों दिए गए, या इसके चारों ओर की जो गोल आकृति की दीवारें हैं ये इतनी ऊंची क्यों है, तो आपको बता दूं कि उस समय में ज्यादातर लोग जो आक्रमण करते थे उनके पास इस तरीके का जो हथियार नहीं हुआ करता था, वो किसी भव्य इमारत या किसी ऊंचे किले को भेद कर अपने जो है हथियार का प्रयोग कर सके। इसलिए गोलकोंडा किला बनाया जाता था ताकि उसमें रहने वाले सैनिक और वहां पर शासन करने वाले उस वक्त के राजा को वो कोई किसी तरीके का जो है या क्या पहुंचा सके, उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके, इसलिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती थी। और इमारत के चारों साइड की जो दीवारें होती थी वो भव्य होती थी और बड़ी ऊंची होती थी। तो याद रखिएगा कि उसकी जो दीवारें हैं ना वो बहुत ऊंची है, और ऊंची क्यों है, वो इसलिए है कि उसे जो है दूसरे राजाओं द्वारा किए गए आक्रमण से बचाया करती थी। तो याद रखिएगा गोलकोंडा किले की, ये आप याद रखिएगा कि कुतुब शाही सुल्तान ने इस पर, इसका सबसे बहुत बड़ा विशेषता है कि कुतुब शाही सुल्तान ने 1518 से 1687 तक वहां पर शासन
क्या था। और आपको बता दूं, मैं हर क्लास में आपको ये जरूर बताता हूं, ये आपके जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है दोस्त। वो इसलिए मैं आपको बताता हूं, क्यों कि जो आपके सीटेट प्रश्न लेती है वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लेती है, इसलिए मैं आपको हर पॉइंट को एनसीईआरटी से ही बताता हूं। ये आपके बिल्कुल एनसीईआरटी का हूबहू पॉइंट लिया गया है, ये किसी दूसरी किताब से नहीं है, किसी दूसरे प्रकाशन की बुक से नहीं है। उम्मीद कि आज की कक्षा आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने और भी अच्छे ढंग से कक्षा को प्रस्तुत कर सकूं। और मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूं ताकि आप लोग हमारी इस कक्षा को आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे जो पिछले वाले जो चैनल्स थे वो किसी कारणवश बंद किए गए। ये हमारे न्यू चैनल है, ताकि आपके सभी दोस्तों तक, जिसके पास पहले से ये था, उन तक भी आसानी से पहुंच जाए। तो आप लोग इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना बहुमूल्य कमेंट अवश्य दें कि आप लोगों को कक्षा कैसी लगी। इतना आप लोग जरूर करें, हमारे 1 से 2 मिनट हमें आप लोग जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।